हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास फिर से लेकर आई हूँ। अधिगम का भी हम लोगों ने पार्ट 2 तक पढ़ा था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अधिगम पार्ट 3, जिसमें मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक रहेगा और इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत करिए और लास्ट तक आगे तक पढ़ते रहिए। अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। तो हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से दूसरे से स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन नियमों का उपयोग दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान में करता है, उसे अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियमों को शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्त किया गया है कि उन नियमों पर आधारित शिक्षण प्रविधि जिसमें वर्ग में छात्रों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, उसे कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश मतलब CIA कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब आते हैं अर्थगत सामान्यीकरण। एक तरह का उद्दीपक सामान्यीकरण है जिसमें उद्दीपकों के अर्थ के माध्यम से सामान्यीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे जब व्यक्ति √100 के प्रति वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसा कि 100/10 के प्रति, तो यह अर्थगत सामान्यीकरण का उदाहरण होगा। मध्यस्थ सामान्यीकरण क्या है? मध्यस्थ सामान्यीकरण भी एक तरह का उद्दीपक सामान्यीकरण है जो दूसरे प्रक्रिया के माध्यम से व्यहित मतलब मेडिटेट होता है। इसे सबसे उत्तम उदाहरण अर्थगत सामान्यीकरण है, जिसमें उद्दीपक के अर्थ के माध्यम से सामान्यीकरण किया जाता है या होता है। अब आएंगे हम प्रतिक्रियात्मक अवरोध, रिएक्टिव इन्विटेशन या और IR हल द्वारा प्रतिपादित। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिक्रियात्मक अवरोध किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो आप क्या आंसर देंगे? हल द्वारा। ठीक है, हल द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा पद है जिसके माध्यम से वे प्राणी में प्रयास युक्त अनुक्रिया करने के बाद उत्पन्न अवरोधात्मक प्रवृत्ति से होता है। हल द्वारा प्रतिपादित विलोपन के सिद्धांत, देखिए हल ने विलोपन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है के 2 कारणों में से यह एक कारण है, जबकि दूसरा कारण अनुबंधित अवरोध है। खंडशः क्रिया का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित। अब देखिए खंडशः मीन्स लॉ ऑफ पिसीमियल एक्टिविटी किसके द्वारा प्रतिपादित है? थॉर्नडाइक के द्वारा। एक ऐसा नियम है जो इस बात पर बल डालता है कि अधिगम परिस्थिति का कोई अंश या भाग प्रबल हो सकता है तथा परिस्थिति में परिवर्तन हो जाने या उसके हट जाने के बाद प्राणी में अनुक्रिया उत्पन्न करता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम, जिसे मॉडलिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा अधिगम प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और उस व्यवहार के परिणाम को अभिलेखित करता है मतलब रिकॉर्ड करता है। पहले वो दूसरे के व्यवहारों को प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे हमको अगर किसी के व्यवहार को देखना है, समझना है, तो हम पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके चलने उठने बैठने, उसके बोलने, हर तरीके से उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे, तो वैसा व्यक्ति उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है या प्रेक्षण किया जाता है, उसे मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रेक्षणात्मक सीखने के 4 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से हैं? अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन मतलब अवधान, धारण, उत्पादन क्रियाएं या अभिप्रेरण। प्रेक्षणात्मक सीखना होने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि व्यक्ति मॉडल की क्रियाओं पर ध्यान दे। फिर उसके बाद यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति याद रखे कि मॉडल व्यक्ति ने क्या कहा था या क्या किया था। उसके बाद यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति उन स्मृतियों को उचित क्रिया में बदलने और अंत में व्यक्ति मॉडल की इन क्रियाओं की उपयोगिता को समझने के लिए अभिप्रेरित हो। ठीक है, मतलब ये चारों उसके मेन कंपोनेंट है जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए।
अब देखिए, नवीनतम अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रेक्षण के माध्यम से आक्रामकता मतलब एग्रेसिव को प्राणी विशेषकर बच्चे अधिक तेजी से सीखते हैं। प्रेक्षणात्मक सीखना द्वारा व्यक्ति बहुत से अस्वस्थकर व्यवहार को सीख लेते हैं। जैसे प्रायः यह देखा जाता है कि प्रेक्षणात्मक सीखने के माध्यम से किशोर प्रायः धूम्रपान व्यवहार करना तेजी से सीख लेते हैं। परंतु ऐसे ही भी अध्ययन हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि प्रेक्षणात्मक सीखना के माध्यम से बच्चे कई तरह के उपयोगी पहलुओं को भी सीख लेते हैं। ठीक। प्रशिक्षण के अंतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग से मतलब किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण और शून्य अंतरण। धनात्मक अंतरण को क्या कहेंगे हम? पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। अब देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र वो होता है कि मान लीजिए कि आपने साइकिल आपको चलाने आती है, ठीक है, आप साइकिल चलाना सीखे हैं और अगर आपको स्कूटी चलाने को मिल जाए तो आपका जो आपने सीखा था साइकिल चलाने में उसका ट्रांसफ़र हो गया और वो आपके नए सीखने में मदद भी कर रहा है, उपयोग कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वे में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। एक होता है निगेटिव ट्रांसफ़र, मतलब उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है ऐसी लैंग्वेज सीखी है, आपको जो है मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और आपको ऐसी जगह भेज दे जहाँ पे इंग्लिश कोई समझता ही नहीं है, आपको पूरा हिंदी में या और दूसरे लैंग्वेज में बोलना है, तो क्या होगा? वो ऋणात्मक ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है, आपकी हैबिट है बोलने की। तो आप क्या करेंगे? आप उसमें कुछ इंग्लिश के पार्ट लाए, आपको वो अवरोध कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र। और जीरो ट्रांसफ़र मतलब उस पहले के प्रभाव, पहले की जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो आपकी अब की सीखी हुई चीज़ों में कोई मदद ही ना करे। जैसे मान लीजिए कि आपने 10th तक या 12th तक मैथ्स लिया, ठीक है, और उसके बाद आप आगे ग्रेजुएशन जब करने लगे तो आप आर्ट साइड या कुछ ऐसे साइड बायो साइड ले लिया, तो वो आप क्या है? कोई ट्रांसफ़र नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसका रिलेशन अलग है, उसका रिलेशन अलग है, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम लोग। जब शरीर के बाएं अंग में सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग के सीखने पर या दाएं अंग के सीखे गए कौशल को बाएं अंग से सीखने पर उसे क्या बोलते हैं? द्विपार्श्वीय अंतरण, बाइलेटरल ट्रांसफ़र कहा जाता है। इसे क्रॉस शिक्षा, क्रॉस एजुकेशन भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में द्विपार्श्वीय अंतरण दिखाने के लिए जिस उपकरण का अक्सर प्रयोग किया जाता है उसे दर्पण आरेखन उपकरण कहा जाता है। यह समान अंतरण मतलब नॉन स्पेसिफिक व जनरल ट्रांसफ़र में अंतर किया जाता है। विशिष्ट अंतरण से तात्पर्य वैसे अंतरण से होता है जो विशिष्ट कारक जैसे उद्दीपक समानता मतलब स्टिमुलस सिमिलैरिटी, अनुक्रिया समानता रिस्पॉन्स सिमिलैरिटी, उद्दीपन विभिन्नता स्टिमुलस डिफरेंस तथा अनुक्रिया विभिन्नता रिस्पॉन्स डिफरेंशिएशन आदि के कारण होता है। अवशिष्ट अंतरण या जिसे सामान्य अंतरण भी कहा जाता है से तात्पर्य वैसे अंतरण से होता है जिसकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट कारण से नहीं होती। यह एक तरह का सामान्य श्रेणी का अंतरण होता है जहाँ कोई स्पष्ट या विशिष्ट कारक की पहचान नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिकों ने 2 तरह के अवशिष्ट या सामान्य अंतरण की चर्चा है जो अंतरण प्रयोगों में प्रायः देखने को मिलता है। एक होता है सरगर्मी मतलब वार्म अप तथा सीखने का अधिगम लर्निंग टू लर्न। सरगर्मी से तात्पर्य सीखने के एकांशों, उपकरण, परिस्थिति आदि के साथ समायोजन से होता है जो आरंभिक प्रयासों में होता है तथा कुछ प्रयास हो जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। सीखने का अधिगम से तात्पर्य सीखने के मौलिक कौशल, उत्तम विधि, उपाय आदि को सीखने से होता है जो अभ्यास के साथ व्यक्ति में विकसित होता है। इससे व्यक्ति में एक तरह का स्थायी परिवर्तन होता है। विशिष्ट अंतरण स्पेसिफिक ट्रांसफर के कुछ तत्व होते हैं मतलब कंपोनेंट होते हैं
जिसके कारण अंतरण का स्वरूप कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक हो सकता है। इसके विशिष्ट तत्व हैं उद्दीपक विभेदन, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, अनुक्रिया विभेदन, रिस्पॉन्स डिफरेंशिएशन, सूची विभेदन लिस्ट एंड अनुक्रिया लिस्ट डिफरेंशिएशन, अग्रवर्ती साहचर्य फॉरवर्ड एसोसिएशन तथा पश्चगामी साहचर्य बैकवर्ड एसोसिएशन। अब हम यहाँ देखेंगे शिक्षण वक्र। ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रयासों में शिक्षा या अधिगम में होने वाले प्रगति की दर का पता चलता है। ऐसा वक्र 4 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय त्वरण वक्र, लीनियर एक्सीलरेशन कर्व, धनात्मक त्वरण वक्र, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व, ऋणात्मक त्वरण वक्र, निगेटिव एक्सीलरेशन कर्व तथा एस आकारीय वक्र। देख लीजिए, आपको पहले मैं ऐसे बता दे रही हूँ। देखिए, एक ये जो पहला वाला क वाला दिख रहा है वो कौन सा कर्व है? रेखीय त्वरण कर्व है। ये जो दिख रहा है वो पॉजिटिव त्वरण कर्व है। ये जो दिख रहा है वो ग वाला जो है वो ऋणात्मक कर्व है, और ये जो है वो एस आकारीय वक्र है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। रेखीय त्वरण वक्र, जिसे समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है, यह पता चलता है कि प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान होता है। वास्तविकता में इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। अब आ जाइए सेकेंड, धनात्मक त्वरण वक्र, जिसे वर्धमान शिक्षण वक्र भी कहा जाता है, जिसे कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहा जाता है। तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है, फिर बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है। ठीक है। अब आ गया ऋणात्मक त्वरण वक्र, जिसे हार्श निष्पादन वक्र मतलब कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहा जाता है। तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है, क्योंकि प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है और इस क्रिया सीमा के बाद प्रयास जारी रखने में भी निष्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मतलब आप कोई चीज़ पहले बहुत तेज़ी से सीख रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे 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 आपका जो है मन नहीं लगने लगा, या आप उतना अच्छे तरीके से नहीं सीखने लगे, तो वो हो गया आपका ऋणात्मक त्वरण वक्र। एस आकारीय वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है, फिर बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है, अंत में फिर धीमी हो जाती है। इस तरह के वक्र में वर्धमान शिक्षण वक्र या हास्य शिक्षण वक्र दोनों ही सम्मिलित होते हैं। जैसे आप लोग के साथ भी कभी कभी हुआ होगा कि आप पहले पढ़ रहे थे, बहुत मन से पढ़ रहे थे, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मन हट जाता है, कुछ दिन मन नहीं करता पढ़ने का, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो वो सब क्या हो गया आपका एस आकारीय वक्र में आता है। एक होता है पठार शिक्षण वक्र का वह भाग जिससे यह पता चलता है कि सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, प्लेटियो हो गया, मतलब पठार हो गया। अब आइए, शाब्दिक सीखना की कई विधियां हैं, जिसे 5 प्रमुख हैं। क्रमिक सीखना या अनुक्रमिक सीखना विधि, मेथड ऑफ सीरियल लर्निंग और सिक्वेंटल लर्निंग, मुक्त पुनः स्मरण विधि, मेथड ऑफ फ्री रिकॉल, अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि, मेथड ऑफ प्रोम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन, युग्मित सहचर विधि, मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग तथा प्रत्याभिज्ञान सीखना विधि, मेथड ऑफ रिकॉग्निशन लर्निंग। क्रमिक या अनुक्रमिक सीखना विधि का प्रतिपादन एबिंगहॉस द्वारा किया गया था। आपको इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे बस ये पूछ सकता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आप याद रखिए कि किसने किया था, एबिंगहॉस ने किया था, क्रमिक या अनुक्रमिक सीखने की विधि। तो हमारा ये अधिगम चैप्टर पूरा हो गया आप लोगों का। तो अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि लगभग 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँ, तो होप सो आपको अच्छा लगे। अभी तक मैंने जो भी आपको वीडियो बनाई है वो आपको अच्छी लगती हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा।